तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का लोक इकोनॉमिक्स यानी आपका अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4, जो कि आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज जो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज जो हूँ मैं आपके लिए वीडियो के यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ इस चैप्टर के। और ये जो आपके नोट्स हैं वो बेस्ड ऑन डिलीटेड सिलेबस हैं। और अभी भी अगर आपको एसएसटी का सिलेबस नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर एसएसटी का डिलीटेड सिलेबस देख सकते हैं। तो चलिए अपने नोट्स को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वह कंपनी हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? जो एक देश में एक से ज़्यादा देश में व्यापार करती हैं। यानी किसी एक देश में तो कर रही हैं, जैसे हमारे देश में कौन सी है, टाटा, रिलायंस, ये सब कंपनियां एक देश में तो हैं, उसके साथ साथ दूसरे देश में भी हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, वैश्वीकरण अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। यानी वैश्वीकरण यहाँ पर क्या है? अगर हम वैश्वीकरण की बात करें कि जो एक देश है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जो एक आपका देश है उसका पूरे संसार के साथ अपना ताल्लुक़ बनाना, यानी सबको लिंक करके रखना, क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। यानी अगर आप किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत हाई है, किसी देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी लो है, तो इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच हमें जो है सामंजस्य बनाने के लिए वैश्वीकरण का यूज़ करना पड़ता है, तब जो है इनमें सामंजस्य बनता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उदारीकरण सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। यानी उदारीकरण किसे कहा जाता है? कि जो भी सरकार ने टैक्स लगाया है, बहुत सारे अवरोध लगा रखे हैं बिज़नेस के ऊपर, इन सब को हटा देना, ताकि बाहर की कंपनियां हमारे भारत में आकर निवेश कर सकें या फिर अपनी कंपनी चला सकें, और हम जो है वो भी बाहर जाकर कंपनी चला सकें। तो इस तरह से जो है हम कर सकते हैं। उदारीकरण यही है कि आप जो हो एक देश से दूसरे देश में कोई भी प्रतिबंध ना हो किसी भी तरह के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, निवेश परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यानी निवेश क्या है? कि हमने कोई भी बिज़नेस के साथ स्पॉन्सरशिप कर ली। यानी मान लो कि आपने जो कोई और कंपनी है, अब ये कंपनी आपकी नहीं है, तो आपने क्या किया कि इसमें सारा पैसा आपने लगाया, इसमें उपकरण के लिए पैसे आपने दिए, बहुत सारी संपत्ति जो भी चाहिए थी, भूमि, भवन, जो भी कुछ चाहिए था इस प्रोडक्ट फैक्ट्री को बनाने के लिए, उसमें आपने पैसे लगाए। तो इस पैसे लगाने को क्या कहेंगे? निवेश। यानी आपने इस कंपनी में निवेश किया, अब आपको ये कंपनी मुनाफा कमा कर देगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यानी विदेशी निवेश क्या है? ऐसी कंपनियां जो एक देश के साथ साथ दूसरे देश में भी चलती हैं, ये जो कंपनियां हैं अगर वो निवेश करती हैं तो इसे क्या कहेंगे? विदेशी निवेश इसे हम कहेंगे। ये भी आपको याद रखना है कि विदेशी निवेश क्या है? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती है, यानी जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, वो कंपनियां जब निवेश करती हैं तो विदेशी निवेश वो कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मुक्त व्यापार। जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। यानी जब दो देशों के बीच जब व्यापार मुक्त तरीके से हो, यानी कोई भी जो है उसमें असमंजस ना हो, कोई भी जो है उसमें कंपटीशन ना हो, किसी भी तरह की अगर उसमें दिक्कत ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मुक्त व्यापार। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, निजीकरण। तो निजीकरण क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना। निजीकरण क्या है? कि जो भी हमारी बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो बहुत हाई लेवल की होती हैं, तो उनको चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको जो है छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाता है कि ये इसका पार्ट ये है, यहाँ से बनकर चीज़ें यहाँ जाएंगी, फिर यहाँ से बनकर यहाँ, और यहाँ से बनकर जो है पूरे विश्व में। इस तरह से काम बटा हुआ होता है और इसे ही निजीकरण कहा जाता है। उसके बाद WTO, विश्व व्यापार संगठन। यानी WTO क्या है? कि एक विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। यानी जो WTO है, जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर या व्यापार हो रहे हैं उनको जो है उदार बनाना, यानी उनके साथ सबको निवेश करना, सबको पैसे देना, सबको जो है समांतर रखना,
और सब जो है अपना काम कर सके ठीक से, ये देखना सुनिश्चित करना किसका काम है, बहुराष्ट्रीय संगठन का। उसके बाद विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यानी विश्व बैंक क्या है कि जो भी उसके सदस्य देश हैं, जो भी मान लीजिए भारत किसी विश्व बैंक का सदस्य है, तो अगर भारत को कोई निवेश चाहिए, लोन चाहिए, अगर वो लगाना चाहता है भारत अपने देश में पैसे को, तो वो वहाँ से लोन ले सकता है, और इसी को हम क्या कहेंगे, वित्तीय सहायता। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है सेज। अब ये सेज क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना। सेज क्या है कि आपके जैसे आपके राज्य है, मान लो उसमें कोई कंपनी नहीं आ रही है, तो आप ऐसे कुछ कदम उठाएंगे, कुछ ऐसा कंपनियों के लिए अच्छा करेंगे कि जो सारी कंपनियां हैं वो यहाँ पर आकर्षित होंगी। अगर आपके में मज़दूर सही हैं, सब कुछ सस्ते में मिल रहा है, बाज़ार निकट है आपके जो इलाका है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर जो आपकी कंपनियाँ हैं उनको निवेश के लिए या फिर वहाँ पर कंपनी स्थापित करने के लिए जो है आकर्षित कर सकते हैं, और इसी को हम सेज कहते हैं, सेज। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उनको भी आपको बता देता हूँ। तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमा के भीतर होता था। यानी जब 20वीं शताब्दी चल रही थी, यानी 1950 तक क्या था कि जो भी उत्पादन होता था वो देश की सीमाओं के अंदर होता था, देश के बाहर कुछ भी नहीं हो रहा था विदेशी तौर पर। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उभरना, और उसके बाद क्या हुआ कि 1950 के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां उभरी हर देश में। देश की सीमा को लांघकर सिर्फ कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पादन ही आता था। यानी जो हमारी देश की सीमा थी, पहले ज़्यादा विदेशी चीज़ें यूज़ नहीं होती थी, इसलिए विदेशी चीज़ों को ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती थी, और इसी कारण केवल जो आपका कच्चा माल था और खाद्य पदार्थ थे और तैयार उत्पादन था, उन्हीं चीज़ों को जो है पहले उनका निर्यात का होता था, और चीज़ें लांघ कर हमारे देश में आती थी या फिर हमारे देश से बाहर जाती थी। ज़्यादातर तौर पर ऐसा कुछ नहीं था कि हमें जो है इतना हाई लेवल पर जो है बिज़नेस करना है। उसके बाद इनका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व। यानी ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, इनका एक से अधिक देशों पर क्या था, स्वामित्व था उत्पादन पर, और नियंत्रण था इनका। यानी ये जो चाहती थी वही होता था। अगर उन्होंने उत्पादन करना बंद कर दिया तो कोई भी जो है उत्पादन उतना नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये 2 पॉइंट यहाँ पर, तो पहला है व्यापार दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया। यानी व्यापार से क्या हुआ कि जो बहुत दूर दूर देश थे उन्हें जो है आपस में एक साथ जुड़ने का मौका मिला, और इस वजह से दो देशों के बीच या फिर कई देशों के बीच जो रिश्ते थे वो अच्छे हो गए। उसके बाद उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम व अन्य संसाधन मिलते हैं। यानी वैश्विक जो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या फिर कोई भी कंपनी है, वो किस प्रदेश में अपनी फैक्ट्री लगाएगी, वो वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाएगी जहाँ पर उसे जो है अच्छे संसाधन मिलेंगे, अच्छा श्रम मिलेगा, और उस निकटता होगी बाज़ार के पास, और इन सब कारणों की वजह से उसी जगह पर वो जो है अपना कार्यालय बनाएगी और या फिर कारखाना बनाएगी, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध है, तो उसे अपना फ़ायदा चाहिए अगर वो जो कंपनी है, तो इसलिए वो वहाँ पर लगाएगी। सो गाइस, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।